Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to second lecture, continuation of gravitation chapter. So last क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि अगर अर्थ को हम एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, सो वी आर सीइंग कि कोई ऑब्जेक्ट अब सर्टेन डिस्टेंस में है, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, देन दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ व्हेन इट इज रिलीज्ड, या जिस उस ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्रीली रिलीज करते हो तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है. सो वी अंडरस्टूड इट डायग्रामेटिकली ऑल्सो कि अगर कोई बंदा स्पेस में से भी देख रहा होगा तो उसको भी फील होता है कि ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी आप किसी भी फ्रेम में रिलीज करो, कि एज आई सेड इन लास्ट क्लास कि हो सकता है अर्थ के केस में, सो इफ यू आर कंसिडरिंग अर्थ, तो ये अर्थ आपने कंसिडर कर लिया, हो सकता है कि अगर आप अपीयर करो या अज्यूम करो किसी बंदे को, तो बंदा इस पोजीशन में भी हो सकता है और कैन बी इन दिस पोजीशन ऑल्सो. तो इस बंदे ने कहीं पे भी किसी भी सिनारियो में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है. सो ऑब्जेक्ट को थ्रो करता अवे फ्रॉम द अर्थ, आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस दैट ऑब्जेक्ट विल इज फोर्स्ड टू कम टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है. इस बंदे ने भी क्या किया, ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द अर्थ थ्रो किया, तो ये क्या होगा, आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स अर्थ. इसका मतलब क्या होगा, अर्थ इज एक्साइटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ फोर्स एंड दैट फोर्स इज इन फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन. तो यहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिडरेशन में आ रहा है. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि जब न्यूटन ने इन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए एक्सपेरिमेंटली जब इनको ऑब्जर्व किया, तो व्हाट डिड ही फाइंड कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मास. अगर मास है तो ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि अभी अर्थ इज हैविंग मास और जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप थ्रो करें उसके पास भी मास होगा, तो दीज टू मासेस आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर, ठीक है. सो अब अगर मैं इसको, हमने लास्ट टाइम में एप्पल के एग्जांपल से कंसिडर किया था, जो न्यूटन ने एक्सपीरियंस किया था, तो उसमें न्यूटन के हिसाब से क्या था कि अर्थ विल एक्सर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एप्पल, ठीक है, ऑन एन एप्पल, सो एप्पल विल मूव. अब विल द एप्पल एक्सर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अर्थ, तो हमने वो भी कंसिडर किया था कि एप्पल भी अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो मास है अर्थ का, दैट इज वेरी हाई और वेरी लार्ज, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन वी कांट सी. क्यों? क्योंकि ना फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन m. तो यहां पे क्या हो गया कि अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन विल बी लेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन विल बी मोर. सो एप्पल का मास क्या होता है कि इज वेरी लेस, एप्पल का मास इज लेस, सो एक्सेलरेशन इज मोर. सो यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन एप्पल, बट ना आप इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन यू कांट सी ऑन अर्थ, बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा. सो एक्सेलरेशन सो स्मॉल, बट द अमाउंट ऑफ फोर्स है वो फिक्स्ड है. अमाउंट ऑफ फोर्स, जो फोर्स में एप्पल अर्थ के ऊपर एक्सर्ट करेगा और जो अर्थ एप्पल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उनकी क्वांटिटी सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा उनका एक्सेलरेशन. क्यों डिफरेंट होगा? बिकॉज ऑफ देयर मासेस, ठीक है. सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो न्यूटन ने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो क्यों रहा है, ठीक है. तो अब इन्होंने बताया, तो ये पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाई आर वी हैविंग दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो न्यूटन बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू मास. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू मास. सो ड्यू टू मास. अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है, जो मास होता है ना, मास, तो अगर मैं इसको लेता हूं ना रेस्ट मास, रेस्ट मास का मतलब क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उस टाइम पे जो भी मास होगा, देखो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है डजंट मीन दैट कि नो ऑब्जेक्ट मोशन में है. रोटेटिंग ऑब्जेक्ट आल्सो कैन बी अज्यूम्ड एज अ रेस्ट मास. आप इमेजिन कर लो, वैसे अपनी जगह पे अगर ना अर्थ रोटेट हो रहा है तो उसको आप एज अ रेस्ट मास इमेजिन करो. जब तो ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में कहीं मूव नहीं करता है तब तक उसको अपना रेस्ट पे ही इमेजिन करो, है ना. विद रिस्पेक्ट टू कहीं दूर से कोई बंदा देख रहा है अर्थ को, तो अर्थ इज अपीयरिंग एट द सेम प्लेस, तो उसके हिसाब से अर्थ इज एट रेस्ट, तो ये हो गया रेस्ट मास. जो रेस्ट मास होता है ना, अगर उसको साइंटिफिकली देखते हो तो रेस्ट मास को हम साइंटिफिकली बोलते हैं ग्रेविटन, साइंटिफिकली बोलते हैं ग्रेविटन. तो ये क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू रेस्ट मास. अच्छा एक मिनट, एक और चीज होता है, रेस्ट मास का मतलब एक, अभी वैसा नहीं कि मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स एक्ट नहीं होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स एक्ट होगा, बट जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है रेस्ट मास. मतलब जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो कितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास है स्टेशनरी सिचुएशन में होगा, उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, बॉडी पे एक्ट होगा, ठीक है. तो मतलब आप इमेजिन करो किसी बॉडी, अभी बॉडी मोशन में तो कैसे मास को मेजर करोगे, तो जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है आपने उसके मास को मेजर किया तो वो रेस्ट मास हो गया. रेस्ट मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा. तो फॉर एग्जाम्पल
कि अगर आप कंसिडर करो कि मैंने ना 2 ऑब्जेक्ट लिया है, तो आप इमेजिन करो कि अर्थ हो गया, इस अर्थ के ऊपर हमने क्या किया, एक 5 kg के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है, और एक 1000 kg के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है। अब ना विच वन विल मूव फास्टर और वो क्वेश्चन नहीं है, क्या होता है कि जैसे ये ना इसके सरफेस पे गिरेगा और ये ऑब्जेक्ट भी इसके सरफेस पे गिरेगा, तो किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, तो यू कैन सी 5 kg का ना बहुत कम डिप्रेशन क्रिएट होगा, बट 1000 kg में एक बड़ा डिप्रेशन क्रिएट करेगा। व्हाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द 1000 kg ऑब्जेक्ट इज मोर इन कंपेयर टू 5 kg ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि इसका मास ज्यादा है, इसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। एज वी सेड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास। सो अगर रेस्ट मास को हम ना बोलते हैं ग्रेविटन, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू ग्रेविटन, ठीक है। तो उस टाइम लेना है, तो ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटन। ये आपके बुक में नहीं दिया है। तो अब इस टर्म को अगर हम ना एक साथ में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो कलेक्टिवली इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन से जो वर्ड आएगा वो आएगा ग्रेविटेशनल। So क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब द फोर्स विच इज कमिंग इनटू कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ मास इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, आप वो देख सकते हो कि ना मास की वजह से अकर हो रहा है। तो विल इट हैपन फॉर स्पेसिफिक मासेस और फॉर एनी मास? तो देखो, अभी जैसे मैंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास की वजह से हो रहा है, तो हर मास के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब नेचर में कोई भी मास आप कंसिडर कर लो, तो ईच एंड एवरी मास विल एक्सर्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच एंड एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द you can say nature or of the universe। तो यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, you imagine yourself as a object, और आप ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो जिसके बारे में आप ना जहां तक पहुंचना आपके लिए इम्पॉसिबल है। You imagine about a star, जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो, तो उस स्टार का each and every particle is attracting each and every particle of your body, या is attracting your body। समझ में आ रहा है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि ना अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, तो ना हमको उसका इफेक्ट दिखाई क्यों नहीं देता? तो क्या होता है कि भाई एन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग। जैसे कि अभी मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो मेरे ऊपर ना फोर्सेस बोर्ड का भी आएगा, मार्कर का भी आएगा, फ्लोर का भी आएगा, इस क्लासरूम का भी आएगा, प्लस ना बाहर की बिल्डिंग से उसका भी एक्ट होगा, प्लस ना ये पूरे अर्थ का ओवरऑल भी मेरे ऊपर एक्ट होगा, प्लस ना जो एटमॉस्फेयर है अगर उसके पास मास होगा तो वो भी मेरे को फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जो प्लैनेट हो गए, स्टार्स हो गए, उनका भी फोर्स एक्ट होगा, दूसरी गैलेक्सीज हो गए, उनके भी फोर्स एक्ट होंगे। बट जो फोर्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा मैं उसको एक्सपीरियंस करूंगा। बाकी फोर्सेस की स्ट्रेंथ ना शायद बहुत वीक हो सकता है कि मेरे बॉडी पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बोर्ड की वजह से वो मुझे फील नहीं हो रहा, दैट इज वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, लेकिन ना मैं कौन से फोर्स को इजीली एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ। तो क्यों मैं अर्थ के फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, उस पॉइंट को हमें फोकस करने की जरूरत है। तो वी विल सी कि व्हाट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच आई कैन एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, नॉट बाय द अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब हर ऑब्जेक्ट ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता ही करता है, बट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, सो बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बाकी फोर्सेस इतने स्मॉल क्वांटिटी में होंगे कि आप ना उसको रियलाइज भी नहीं कर पाते होंगे। हो सकता है शायद ना कि अर्थ का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं हो आपके बॉडी पे, तो शायद बाकी फोर्सेस को आप रियलाइज करना स्टार्ट कर जाओ। सो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ के लिए यूज करेंगे। तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है? ग्रेविटेशनल लॉ ना किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा जो ना यूनिवर्स के अंदर होगा। ठीक है, सो अब इन्होंने क्या कंसिडर किया कि आप ऐसे कंसिडर करो कि दो ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट ए एंड बी। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए, ओके, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए का मास इज कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट बी का मास इज स्मॉल एम। अब इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, है ना, अभी सेंटर पे मैंने ड्रॉ करा ना, ये समझ लो सेंटर से इनका डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हमने ले लिया है डी। ठीक है, ये कोई दो पार्टिकल है यूनिवर्स के, डी डिस्टेंस उनके बीच का सेपरेशन है। तो पहले तो ना ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है ना वो देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं उसको। हम ना दूसरे टर्म में बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या यूनिवर्सल, क्योंकि आप ना यूनिवर्स में कहीं पर भी लो ये एप्लीकेबल होगा, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। सो इनका टास्क बहुत सिंपल सा है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट से मतलब है ना, मैं अपने बॉडी को कंसिडर करूं तो मेरा बॉडी ना यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, सो ये हो गया एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स
attracts every other object, attracts every other object of universe, every other object of universe. तो अट्रैक्ट करने का फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स with a force which is directly proportional to ठीक है। यहां पे काफी सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला जो पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। ये पॉइंट पर क्या आ जाते हैं? तो मान लो अगर F ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास होगा सेकंड ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट को प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप समझने के हिसाब से देखो तो देखो अब क्या होता है कि अगर आपने कंसिडर कर लिया सन को, तो ये अर्थ है, करेक्ट, तो आप ये अर्थ कंसिडर कर लो, बराबर। तो अर्थ क्या होता है? इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, करेक्ट ना। लेकिन ना मून भी होता है, बराबर ना। मून ना अर्थ को रिवॉल्व करता है, ये उस चक्कर में क्या होता है सन को भी वो रिवॉल्व कर जाता है, बट एक्चुअल में वो अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मोर रिस्पेक्ट अर्थ को इन कंपेयर टू सन। तो ये ना जो मून है वो अर्थ को क्यों रिवॉल्व कर रहा है, सन को रिवॉल्व क्यों नहीं कर रहा? सेकेंड पॉइंट, जो अर्थ है ये सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो देखो पहला तो क्या होगा कि सन और मून के बीच में अगर मैं कंसिडर करूं, एंड इफ आई कंसिडर इन दैट वे, तो सबसे पहला पॉइंट है, यानी तो आपको कंसिडर करना, तो देखो अभी मास ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से जो सन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, पहले वो पॉइंट निकले, सन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये मैंने ले लिया मास ऑफ सन, और ये क्या होगा मास ऑफ मून, फिर ये क्या होगा मास ऑफ सन हो गया, मास ऑफ अर्थ होगा। तो कौन सा ग्रेटर होगा? अर्थ का जो प्रोडक्ट होगा सन के साथ में ज्यादा होगा, तो इसके लिए सन इज गोइंग टू एक्सर्ट द ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अर्थ इन कंपेयर टू मून। तो इसके लिए वो क्या करता है, मून को ना अपनी तरफ ड्रैग नहीं करता, या मून को उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं करता जिस तरीके से वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द मासेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मून ना अर्थ को क्यों रिवॉल्व करता है, सन को क्यों रिवॉल्व नहीं करता? तो वी विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये जो स्क्वायर डिस्टेंस है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा फोर्स एक्ट होगा बिटवीन देम, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका मतलब क्या होगा, जो F होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच में जो सेपरेशन है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप यहां पे कंसिडर करो ना, वो रीजन मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन कंपेयर टू सन, तो ये बोलो ना आप डिस्टेंस की वैल्यू देखो, डिस्टेंस का मून, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सन, कौन सा ग्रेटर है? सन का ग्रेटर है। तो ये वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो उसका फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होगा फोर्स एक्टिंग ऑन मून बिकॉज ऑफ सन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन मून बिकॉज ऑफ अर्थ। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? मून के ऊपर अर्थ का फोर्स क्या होगा? ज्यादा एक्ट होगा। इज दैट क्लियर? सो दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ विच मून इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। तो ये ना इंडिविजुअली एक्ट नहीं होते हैं, कभी कभी क्या होगा दोनों को साथ में लेने के बाद आपको पता चलता है कि क्या इफेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, ये क्या होगा? कैपिटल M, है ना। ये चीज अभी लेफ्ट हैंड साइड में F है और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू क्या होगा? 1/d स्क्वायर। अब इनको अगर हमने एक साथ में ले लिया तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? कैपिटल M हो गया, स्मॉल m हो गया, अपन क्या होगा? ये d स्क्वायर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट प्रोपोर्शनल इनटू इक्वल टू साइन। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू ये वैल्यू होगा कैपिटल G ना, कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या होगा? कैपिटल M होगा, दिस वाज स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। What do we call to capital G? कैपिटल G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। ये होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। थोड़ा सा उस पॉइंट पे हमें एम्फेसाइज करने की जरूरत है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब ना एक और पॉइंट है जो ना मैं थोड़ा मेंशन करना चाहता हूं, आपको ना ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने पड़ेंगे इसको। तो कैसे कंसिडर करोगे आप? कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B of masses capital N and small m separated by small distance d. So let capital F be the amount of force of let capital F be the force of attraction, है ना, acting between them. So उसके बाद फिर आपको ये मैथमेटिकल पार्ट लिखना पड़ेगा।
सो आई होप ये जो पार्ट मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। और हम इसके आगे देखते हैं कि कैपिटल जी का यूनिट क्या होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। सो नाउ वी विल फोकस ऑन दिस कैपिटल जी। तो कैपिटल जी की अगर वैल्यू आपको देखेंगे तो कैपिटल जी क्या होगा, कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एफ ना। इसी क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं तो एफ डी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया है ना, एफ डी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। तो यूनिट ऑफ जी क्या होगा, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो आप देखो एफ का यूनिट होगा फोर्स, फोर्स ये एफ फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और डी का क्या होगा, मीटर हो गया तो मीटर स्क्वायर, और ये होगा मास का केजी होगा, केजी हो गया, ये होगा केजी रेज टू 2 हो गया, करेक्ट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी रेज टू 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है, होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी रेज टू 2, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। सो टुडे आई वाइंड अप इट ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में हम इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।